एक बार फिर से स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की क्लास में। आज हम लेक्चर 6 में बात करेंगे मुक्त दोलन की, प्रणोदित दोलन की, अवमंदित दोलन की तथा अनुनाद, जो बहुत ही अप्लाइड फिजिक्स एग्जाम के लिए हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनुनाद। देन उसके बाद हम बात करेंगे क्यू फैक्टर की। ठीक है, तो इस प्रकार हम लेक्चर 6 के अंदर जो टॉपिक कवरेज करेंगे वो कौन कौन से करेंगे, जो अभी आपको बताया, मुक्त दोलन, प्रणोदित दोलन, अवमंदित दोलन, अनुनाद तथा अनुनाद तीक्षण। लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर होगा क्यू फैक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं यूनिट हमारी वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मुक्त दोलन, ठीक है। तो मुक्त दोलन आपका क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं। वैसे मैं आपको सरल आवर्त गति में बता चुका था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा मुक्त दोलन हमें उसको कहते हैं कि जब किसी पिंड पर बिना कोई बाह्य बल लगा के दोलन कराया जाए, बट उसके आयाम में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के दोलन को हम क्या कहेंगे, मुक्त दोलन कहते हैं। क्या कहेंगे, मुक्त दोलन कहते हैं। ठीक है, ये हम डायग्राम है, ये हमारा पॉजिटिव ए आयाम लिया हुआ है, ये हमारा नेगेटिव ए आयाम लिया हुआ है। इधर समय की बात करेंगे हम, ये हमारा जो है इस साइड में विस्थापन लिया गया है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, एक सरल आवर्त गति है जिसमें हमारा क्या है, पिंड दोलन कर रहा है। पिंड क्या कर रहा है, हमारा दोलन कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि मुक्त दोलन की हम बात करें तो मुक्त दोलन स्पेशली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब किसी दोलन करने वाले पिंड को, जब क्या होता है, कोई पिंड हमारा क्या है, मोशन करे, मतलब दोलन करना चाहता है, वो ऑसिलेशन करना चाहता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो साम्यावस्था से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें हम। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा कोई पिंड है। ठीक है, ये हमारा कोई पिंड है, ये हमारी क्या है, साम्यावस्था से लटका हुआ है। ठीक है, साम्यावस्था में है हमारी, अभी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। अब रेस्ट पोजीशन में क्या हुआ कि पिंड को हमने साम्यावस्था से थोड़ा सा हमने क्या किया, इधर हमने ये हाथ लगाया। ठीक है, हाथ से क्या खींचा हमने, खींचने के बाद ये क्या पिंड हमारा, ये हमारा इस टाइप से गति करने लग गया। ठीक है, ये खींचने के बाद क्या है, इधर आ गया, थोड़ी सी हमने विस्थापित करा, तो विस्थापित करने के बाद क्या किया हमने, फिर ये वापस हमने छोड़ दिया। पहले तो ये पिंड इधर आया, देन ये पिंड क्या इधर गया। ठीक है, ये ठीक। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो पिंड था हमारा, ये पिंड हमारी क्या है, अपनी साम्यावस्था से की अवस्था से क्या है, इधर उधर दोलन करने लगेगा। ठीक है, दोलन करने लगेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कंटिन्यू अब आपस में, मतलब अपने आप ही स्वतः ही दोलन करने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्वाभाविक दोलन। तो मतलब ऐसा दोलन या ऐसा मुक्त दोलन जो स्वाभाविक दोलन करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुक्त दोलन कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगा, ठीक है, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाए, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि कोई पिंड है हमारा, क्या है, कोई पिंड है, उस पर क्या है, हमने कोई बाह्य बल लगाया। ठीक है, तो क्या है, दोलन करता है। लेकिन क्या है, जब बात हम मुक्त दोलन की कर रहे हो, फ्री ऑसिलेशन की बात कर रहे हो, तो फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, जब किसी पिंड पर बिना किसी एक्सटर्नल बाहरी फोर्स के लगाने से क्या होता है, हमारा दोलन करने लगता है तथा उसके आयाम में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात ठीक है, अर्थात में जो मैंने अभी दूसरी डेफिनेशन आपको बताई कि क्या बताई थी, कि जब किसी पिंड पर, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, जब किसी पिंड पर बिना बाह्य बल लगाए दोलन कराया जाए तो तथा
समय के साथ बिना आयाम परिवर्तन की, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब किसी पिंड को बिना किसी बाह्य मतलब एक्सटर्नल फोर्स के बिना लगाए अगर वो पिंड हमें उसकी दोलन कराया जाए, लेकिन दोलन किस कंडीशन में कराया जाए कि उसके आयाम परिवर्तन ना हो समय के साथ, तो इस प्रकार के दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं, ठीक है, दोलन कहते हैं। एग्जाम्पल की तौर बात करें कि मुक्त दोलन के रूप में एक हम सरल आवर्त गति को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? सरल आवर्त गति को मान सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई भी दोलन नहीं होता, ऐसी कोई भी गति नहीं होता कि जहाँ पे हमारा मुक्त दोलन हो। मतलब कोई पिंड प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा कोई भी मुक्त दोलन नहीं होता जो कोई पिंड हमारा करे, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या है, मुक्त दोलन की बात यहाँ फिनिश होती है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रणोदित दोलन की, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने मुक्त दोलन की बात करी, अब बात करते हैं हम प्रणोदित दोलन की। तो देखो प्रणोदित दोलन मतलब ये है किसी को हमें प्रण करना पड़ रहा है, मतलब किसी को हम फोर्स करें, जो ऐसा दोलन जिसको हम फोर्स के द्वारा कराया जाए, तो उस दोलन को हम क्या कहेंगे? प्रणोदित दोलन कहेंगे, मतलब फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई भी, ये हमारा क्या है, एक दृढ़ पिंड है जिससे क्या है, हमारा एक पिंड लटका हुआ है, ठीक है। इस पिंड को क्या किया हमने? हाथ से खींचा, ठीक है, हाथ से खींचा हमने। हाथ से खींचने पे क्या है, इसका जो हमें दोलन कराया गया, हमने दोलन जो कराया हमने, ठीक है, तो उस दोलन को ही हम क्या कहेंगे? प्रणोदित दोलन कहेंगे। मतलब हाथ से खींचने के बाद जो हम दोलन कराएं किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि ये पिंड है, इस पिंड को मैंने ये हाथ से खींचा, इधर खींचा, देन इधर खींचा, देन इधर खींचा, देन इधर खींचा, तो इस प्रकार के दोलन को हम क्या कहेंगे? फोल्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि ऐसा जैसे मैंने अभी बात बताया आपको प्रणोदित दोलन के बारे में। तो जब कोई पिंड अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से, ठीक है, दोलन ना करके किसी बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करता है, तो इस प्रकार के दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा दोलन जो किसी बाह्य बल के कारण हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक पिंड है, ठीक है, ये दृढ़ पिंड से लटका हुआ है। अगर हम इसको क्या है, दोलन कराया जाए, तो जैसे कि मैंने ये हाथ से खींचा, खींचने के बाद क्या दोलन में हाथ से करा रहा हूँ, ठीक है, तो इस प्रकार के दोलन को क्या कहेंगे? हम प्रणोदित दोलन कहेंगे। तो अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए, तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि हाथ से खींचा गया, हाथ से कराया गया, हाथ से खींचकर कराया गया दोलन क्या है? प्रणोदित दोलन कहलाता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि प्रणोदित दोलन क्या है। सिंपल सी बात, फोर्स्ड ऑसिलेशन, जहां बाह्य बल से दोलन हो उस चीज को हम प्रणोदित दोलन कहते हैं। अब बात करेंगे अब अवमंदित दोलन की। तो देखो अवमंदित दोलन, जैसा कि आपको बताया, देखो बात करिए हम अवमंदित दोलन की, मतलब डैम्पर्ड ऑसिलेशन की, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि यदि किसी पिंड का आयाम जो दोलन करते हुए समय के साथ क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा दोलन जिसमें क्या है, अगर वो ऐसा पिंड जो दोलन कर रहा है तो उसका क्या है, समय के साथ घटना, ठीक है, क्या है, समय के साथ घटना, क्या, आयाम का घटना ही। तो इस प्रकार के दोलन को हम क्या कहेंगे? अब डैम्पर्ड ऑसिलेशन या अवमंदित दोलन कहते हैं, ठीक है। कैसा दोलन? ऐसा दोलन या यदि कोई पिंड दोलन करते समय क्या हो कि आयाम में समय के साथ अगर उसकी डिक्रीज हो रहा हो, समय के आयाम हमारा क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है, समय के साथ आयाम अगर डिक्रीज हो, अगर कम हो, तो उस दोलन को हम क्या कहेंगे, अवमंदित दोलन कहेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि चित्र के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखो ये हमारा क्या है, विस्थापन है, आयाम है हमारा, ठीक है। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव के लिए है, ठीक है, हम पॉजिटिव है, और ये जो है हमारा नेगेटिव है, ठीक है। ये समय टी और विस्थापन के बीच में हमने एक ग्राफ को दर्शाया है, ठीक है, अवमंदित दोलन के लिए, जिसमें क्या है हमारा जो देखो यहाँ हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक, समय के साथ क्या है, ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के दोलन को ही जो क्या होता है हमारा समय के साथ डिक्रीज हो, आयाम में क्या है, कमी आए, तो इस प्रकार के दोलन को हम क्या कहेंगे, अवमंदित दोलन कहेंगे, ठीक है। अगर बात पिंड को दोलन करते समय क्या है, जो हम इसको क्या कहें, हमारा जो आयाम है वो कम क्यों हो रहा है, क्यों, इसलिए हो रहा है कि जब पिंड को दोलन करते समय क्या है, घर्षण बल, श्यान बल और बहुत ऐसे विरोधी बल होते हैं जिनके खिलाफ क्या है, कार्य करना पड़ता है इसको। तो जिससे हमारा क्या हो जाता है कि जो अवमंदित दोलन का जो पिंड की जो ऊर्जा के समय क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब पिंड की जो ऊर्जा है समय के साथ में कैसे कमी आ जाती है उसमें, ठीक है। तो तथा दोलनों का आयाम भी डिक्रीज हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि जो पिंड की ऊर्जा है वो समय के साथ कम हो जाती है तथा हमारे आयाम भी कम हो जाता है, किसके साथ, समय के साथ। जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा कि हमारा जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो हमारा आयाम क्या है, कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, पिंड की जो ऊर्जा है वो समय के साथ कम होती है तथा दोलनों का आयाम भी कम हो जाता है। अगर बात की जाए अवमंदित बल की, जब हम अवमंदित दोलन की बात कर रहे हैं तो घर्षण बल, श्यान बल आदि विरोधी बलों के खिलाफ हमारा अवमंदित बल कार्य करता है। तो वो क्या है, हमारे वेग के समानुपाती होता है। क्या होता है, वेग के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ डी प्रपोर्शनल माइनस के बी, अर्थात एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या है, हमारा अवमंदित फोर्स निकाल दिया, ठीक है। एफ डी क्या होता है, हमारा फोर्स डैम्प्ड, ठीक है। तो यहाँ बी जो आपका है वो क्या है, अवमंदित नेतांक है। बी यहाँ पे क्या है, बी इज इक्वल टू अवमंदित नेतांक, ठीक है। जो किस पे डिपेंड करता है, जो अवमंदित नेतांक जो है वो हमारे पिंड के क्या कहते हैं, जो पिंड का साइज या शेप पर निर्भर करता है। जो अवमंदित नेतांक किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन साइज एंड शेप, ठीक है। पिंड के साइज एंड शेप पर अवमंदित नेतांक हमारा डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हमने बात करी अवमंदित दोलन की। तो इसके कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं, उनको हम बताते हैं आपको। तो बात कर रहे थे स्पेशल टर्म्स की। तो अवमंदित डैम्पिंग ऑसिलेशन के अंदर कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो इसके क्या है, कुछ जैसे कि आयाम है आपका, ठीक है। तो आयाम क्या होता है कि जब दोलन स्टार्ट होने के टी समय बाद जो दोलनों का आयाम होता है वो हमारा होता है ए इज इक्वल टू ए जीरो ई माइनस बी टी अपॉन 2m। जैसा कि अभी डायग्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था ये अवमंदित दोलन का, ठीक। तो ये जो हमारा ए आयाम है वो हमारा क्या होता है, ए जीरो क्या होता है, ए जीरो ई माइनस के बी टी अपॉन 2m, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव ए था, ये नेगेटिव ए था, टी था, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयाम है अगर वो जो घटता है तो वो हमारा क्या है, चरघातांकीय फॉर्म में घटता है। मतलब जो चरघातांकीय रूप में, ठीक है, चरघातांक के रूप में हमारा क्या है, घटता है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, मतलब कोणीय आवृत्ति की। तो क्या होता है कि अवमंदित दोलन में जो दोलनों की कोणीय आवृत्ति होती है वो हमारी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू जी
का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर होता है। जो यहाँ पे W0 जो आपका लिया गया है वो स्वाभाविक आवृत्ति होती है आपकी, क्या होती है, स्वाभाविक अवंदित दोलनों की आवृत्ति होती है। ऐसे ही हमारा कुल यांत्रिक ऊर्जा t समय के बाद हमारा जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होगा जो उसका फॉर्मूला है वो E = E0 E - BT अपॉन M। ऐसे ही हमारा क्या है, अवमंदन नियतांक होता है जो हमारा क्या है B = -F अपॉन V होता है। अगर मान लिया जाए कि जो हमारी V है वो हमारी 1 मीटर प्रति सेकंड, मतलब वेग हमारा कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड है, तो हमारा जो नियतांक होता है, अवमंदन नियतांक जो होता है वो अवमंदन बल के बराबर होता है, वज्र विपरीत दिशा में होता है। तो इस प्रकार क्या है कि जो हमने ये टर्म्स पढ़े इनके फॉर्मूले को आप न्यूमेरिकल समय के लिए याद करके रखना, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये अगर याद हो गए तो अगर अवमंदित मुक्त या प्रणोदित पर अगर जो कोई भी न्यूमेरिकल आता है आप चुटकी भर में सॉल्व कर दोगे आप, है ना। तो इस प्रकार आप ये क्या न्यूमेरिकल आप फॉर्मूलाओं को एकदम कंठस्थ याद करके रखना है आपको। अब बात करेंगे हम अन्नाद की, किसकी, अन्नाद की। जैसा कि बताया बात करते हैं रेजोनेंस की, ठीक है, किसकी, रेजोनेंस की। तो देखो रेजोनेंस एक्चुअल में क्या होता है कि यदि दोलन करते समय क्या हो, यदि दोलन करते समय किसी पिंड की जो स्वाभाविक आवृत्ति है, मतलब जैसे कि मेरा खुद का नेचर है और किसी दूसरे के जैसे द्वारा किए गए नेचर की जो फ्रीक्वेंसी है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो उस चीज़ का यहाँ पे क्या रेजोनेंस के अंदर ये चीज़ की जाएगी। तो जैसे कि यदि दोलन करते हुए पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति तथा पिंड पर आरोपित आवृत्ति एक्सटर्नल फोर्स की आवृत्ति समान हो, अर्थात NE = NF हो, ठीक है, तो हो जाए तो पिंड के दोलनों का आयाम एकाएक बढ़ जाता है। जैसे कि अगर स्वाभाविक आवृत्ति तथा पिंड पर आरोपित जो आवृत्ति है वो एक्सटर्नल फोर्स की आवृत्ति के समान हो जाए, किसके समान हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स की आवृत्ति NF के समान हो जाए। कौन सी समान हो जाए, जो हमारी क्या है स्वाभाविक आवृत्ति तथा पिंड पर आरोपित आवृत्ति जो है NE वो हमारी किसके इक्वल हो जाए, NF के इक्वल हो जाए। तो क्या होता है धीरे धीरे एकाएक हमारी क्या होती है, हमारे क्या जो दोलनों की क्या आयाम जो है हमारे वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार सरल आवर्त गति में इस घटना को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। मतलब इसी जो क्या हो रहा है जहाँ NE = NF, मतलब जहाँ पर स्वाभाविक आवृत्ति तथा क्या कहते हैं तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स आवृत्ति समान हो जाए तो उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, उस आवृत्ति को हम इस घटना को वो हम कहें रेजोनेंस कहेंगे, ठीक है, अनुनाद कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि अनुनाद हम किसे कहते हैं कि जहाँ हमारे क्या है कि पिंड जो दोलन करते समय जो पिंड हमारा है, ठीक है, तो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति क्या हो, पिंड पर आरोपित आवृत्ति के एक्सटर्नल फोर्स की आवृत्ति के समान हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, उस घटना को हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माना कि पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति हमने मान ली NE, क्या मान ली, N ही, ठीक है। देन हमने क्या है जो एक्सटर्नल फोर्स की आवृत्ति है उसको मान लिया हमने NF, ठीक है, क्या है हमने सारी लेट की हुई है। तो यदि पिंड पर आरोपित आवृत्ति बाह्यबल आयाम, तो उसका जो बाह्यबल का आयाम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, F0 है, ये भी हमने मान लिया। तो दोलनों का आयाम का जो फॉर्मूला हमें होगा वो क्या होगा, A = F0/4π² N² E - N² F, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे क्या है अन्नाद के अंदर हमने दोलनों के आयाम को ज्ञात किया। क्या ज्ञात हुआ हमारा, A = F0/4π² M × N² E - N² F, मतलब स्वाभाविक आवृत्ति की स्क्वायर और जो एक्सटर्नल फोर्स की जो आवृत्ति है उसके स्क्वायर को हम डिफरेंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है हमारे रेजोनेंस की बात हुई। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं कि जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कोई पुल है तो उस पुल पे क्या है, सेना जो हमारी आर्मी है कदम से कदम मिला के नहीं चल सकती, क्या है, कदम से कदम मिला के नहीं चल सकती। पुल पर उनके साथ चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे उनके साथ कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन वो अपनी परेड नहीं कर सकते पुल के अंदर। क्यों नहीं कर सकते,
कि जो स्वाभाविक आवृत्ति है तो वो क्या है, उनके जो परेड के द्वारा, जो चलने के द्वारा जो आवृत्ति उत्पन्न हो रही है, अगर वो अधिक हो जाएगी तो हमारा क्या है, उनके आयाम एकाएक बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी क्या है, पुल हमारा ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या एग्जाम्पल समझा कि जैसे कि जनरली जो आपको सुनने में आया तो वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कराई। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फॉर्मूला निकल के आया कि A=F0 4π²m n² लेकिन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मतलब उस घटना को कहेंगे हम जहाँ NE और NF क्या हो, = हो। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी स्वाभाविक आवृत्ति हमारी एक्सटर्नल फोर्स की आवृत्ति के समान होता है, तो उस समय जो हमारा आयाम होता है, क्या होता है, जो दोलनों का आयाम का मान होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, इस स्थिति में दोलनों के आयाम का मान अनंत होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, जब हमारा क्या है, इस स्थिति में दोलनों के आयाम का मान इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जो बट प्रैक्टिकली हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमने प्रैक्टिकली जाना कि ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा, इनफाइनाइट तो नहीं निकला ये, पर लेकिन ये आयामों का मान बढ़ जाता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे अगर ये बोला जाए कि ये इनफाइनाइट होता है दोलनों का आयाम, ऐसा नहीं हुआ प्रैक्टिकल किया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में दोलनों का आयाम का मान अनंत होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप पर ये अनंत नहीं होता है, जबकि एकाएक आयामों में वृद्धि हो जाती है, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या है, अन्नाद को पढ़ा। अब बात करते हैं अन्नाद तीक्ष्ण की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बात करते हैं हम अन्नाद की तीक्ष्णता की। किसकी? अन्नाद की तीक्ष्णता की। तो देखो तीक्ष्णता क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि तीक्ष्णता उस जगह पे होगी आपकी जहां हमारी अन्नाद की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, मतलब जहां अन्नाद की घटना नहीं हो रही हो उस जगह पे हम तीक्ष्णता कहेंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि प्रॉपरली नहीं हो रही होगी, मतलब कुछ माइनर इफेक्ट होंगे, उस माइनर इफेक्ट के कारण ही हमारी अन्नाद की तीक्ष्णता उत्पन्न होती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि NE = NF ना हो, मतलब जो हमारी स्वाभाविक आवृत्ति व एक्सटर्नल फोर्स की जो आवृत्ति है वो दोनों समान ना हो, एक दूसरे, अगर स्वाभाविक आवृत्ति बढ़ जाए या एक्सटर्नल फोर्स बढ़ जाए तो ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों अनइक्वल हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा अन्नाद की तीक्ष्णता होती है। जिस कंडीशन में हमारा आयाम एकदम से घट जाता है तो उस आयाम के घटने को ही हम क्या कहते हैं, अन्नाद की तीक्ष्णता कहते हैं। ठीक है, लेकिन आयाम कब घटना चाहिए, जब NE ≠ NF, मतलब या तो NE बड़ी होगी या NF कम होगी, या NF अधिक होगी NE कम होगी। ठीक है, तो उस केस में जो आयाम घटेगा उसको हम क्या कहेंगे, तीक्ष्ण अन्नाद कहते हैं। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि अन्नाद के अंतर्गत दोलन करते हुए किसी कण की स्वाभाविक आवृत्ति NF कण पर आरोपित एक्सटर्नल फोर्स की आवृत्ति NE के बराबर होती है। तो अर्थात NE = क्या होता है, NF। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, NE = NF। तो अगर हम दोनों हमारे क्या है, बराबर ना हो ये, तो कण का आयाम एकदम से घट जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, NE NF। ठीक है, या हम कह सकते हैं NE NF। ठीक है, या तो ये कम हो या अधिक हो, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा आयाम क्या है, डिक्रीज होने लग जाता है। हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, आयाम हमारा डिक्रीज होगा। तो आयाम जब डिक्रीज हो जाता है उस घटना को हम क्या कहते हैं, तीक्ष्ण अन्नाद कहते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, इसके जो विपरीत कंडीशन होगी, इसके विपरीत जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सपाट अन्नाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सपाट अनुनाद कहते हैं। ठीक है, सपाट अन्नाद में क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्लियरली कि सपाट अन्नाद के अंदर क्या होता है कि आयाम बहुत कम घटे तो वह सपाट होता है। यदि कण का जो आयाम है बहुत ही ज़्यादा घट जाए, जैसे कि ये क्या हुआ,
माइनर फॉर्म में घटा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा तीक्ष्ण हुआ, लेकिन बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाए तो उस केस को हम बोलते हैं सपाट अनुनाद, ठीक है। क्या कहेंगे हम? सपाट अनुनाद। तो इसलिए इस तरीके से हमने क्या है, अनुनाद की तीक्ष्णता की बात की। अब बात करते हैं हम क्यू गुणांक की, क्यू गुणांक ऑफ अनुनाद। बात करते हैं क्यू गुणांक की, ठीक है। तो क्यू गुणांक क्या होता है? किसी डैम्पर्ड, किसी अवमंदित का क्यू फैक्टर दोलन के दौरान एकत्रित ऊर्जा तथा उसके एक कंपन में क्षय ऊर्जा के अनुपात का 2 पाई गुना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी एकत्रित ऊर्जा जो होती है तथा एक कंपन में क्षय ऊर्जा, मतलब एक कंपन में जो हमारी एनर्जी क्षय होती है, उन दोनों के रेशियो, जो उन दोनों का रेशियो होता है उसके 2 पाई गुना के बराबर होता है। जो हमारा क्यू फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? एकत्रित औसत ऊर्जा तथा उसके एक कंपन में क्षय ऊर्जा के अनुपात का 2 पाई गुना होता है। तो इस प्रकार हम बात करें कि क्या कहते हैं, जो हमारा क्यू गुणांक होता है, क्या होता है? क्यू गुणांक जो होता है वो मुक्त दोलन के ऊर्जा क्षय के लिए 0 होता है तथा दोलनों के लिए क्यू का मान अनंत होता है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ध्वनिकी, मतलब साउंड वाला टॉपिक, ठीक है।